अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में सबसे पहले कोरोना का जिक्र करें तो मजीद 13 अफराद चल बसे। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 641 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9174 रह गई है। कोरोना से मजीद 13 अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क में कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 6638 हो गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 33,22,452 हो गई है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 641 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,14,025 हो गई, जबकि सिंध में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,14,474 सामने आई है। नैब ऑफिस हंगामा राय केस, राना सनाउल्लाह और मोहम्मद सफदर की अदालत पेशी, मुलजिमान के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। सबका केस एक है, एक वकील भी बहस कर ले तो बहस मुकम्मल हो जाएगी। वकील मुलजिमान की जानिब से कहा गया कि 19 अक्टूबर से बहस का आगाज कर देंगे। नैब ऑफिस हंगामा राय केस में राना सनाउल्लाह और मोहम्मद सफदर की अदालत पेशी के हवाले से नबील नकवी से मजीद अपडेट्स लेंगे। जी नबील। बिल्कुल, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में नैब ऑफिस के बाहर हंगामा राय केस की समाअत हुई है। राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई थी, जबकि अदालत ने इस्तफसार किया सबका केस एक है, एक वकील भी बहस कर लेगा तो बहस मुकम्मल हो जाएगी। जबकि वकील मुलजिमान के वकील का कहना था कि 19 अक्टूबर से बहस का आगाज कर देंगे। ताहम इस वक्त जो है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफदर समेत तमाम मुलजिमान जो है इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया नबील नकवी। और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फौज ने जिला इस्लामाबाद में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक मजलूम कश्मीरी को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फौज ने जिला इस्लामाबाद में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक मजलूम कश्मीरी को शहीद कर दिया। मुल्क में कारोबार बंद, सरकारी मुलाजमीन कई रोज से सरापा एहतजाज। मुंतखब नुमाइंदों को एक अकामे पर निकाल दिया गया। वजीर आजम साहब सफे पलटते देर नहीं लगती। मुल्क में जारी महंगाई पर मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का बुरा हाल होता है। अवाम वादा करें कि वो चीनी और आटा चोरों से हिसाब लेंगे। आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए। सरकारी मुलाजिम हजारों की तादाद में रेड जोन में आके बैठे देखे थे ना। और अभी कल परसों ये जो हम कौम की माएं, बहनें, बेटियां लेडी हेल्थ वर्कर्स की शक्ल में, पेंशनर्स, बूढ़े लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे रुल रहे हैं। आपके मुंतखबा जो नुमाइंदे हैं उनको तो एक इकामे पर निकाल दिया जाता है। उनकी 3-3 नस्लों का हिसाब होता है। मेरे गुजरावाला के भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माओ, मुझसे वादा करो कि आटा, चीनी, चोरों से हिसाब लोगे। भारतीयों और इसराइलियों ने पीटीआई की फंडिंग की, बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कहा एक के बाद एक बहरान ने हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। शुरका से पूछा क्या तब्दीली पसंद आई। बुजदार सरकार और हुकूमत की कश्मीर और खारिजा पॉलिसी पर भी कड़ी तनकीद की। पीटीआई की फंडिंग भारत और इसराइल के शेरियों करते हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी गुर्बत है। हमारा मईशत तारीख की पहली बार नेगेटिव ग्रोथ में है। हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। कश्मीर नहीं बच सका, ना पंजाब या ना वफाक चल सका। कठपुतली राज मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। तहरीक चल पड़ी, अब हुक्मरानों का जाना ठहर चुका है। मौलाना फजल रहमान को यकीन। मजीद कहा तब्दीली सरकार के खिलाफ पूरे मुल्क से अवाम का समंदर निकलेगा। अब जमहूरियत के सुबह तुलू होने वाली है।
آپ کس کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے 2 سالوں میں اگر بجٹ پیش کیا ہے تو IMF نے تیار کیا ہے. اگر آپ نے کوئی قانون سازی کی ہے تو آپ نے FATF کے دباؤ پر قانون سازی کی ہے. بین الاقوامی ادارے آپ کی قانون سازی کرا رہے ہیں. بین الاقوامی ادارے آپ کا بجٹ تیار کر رہے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ میں بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ نہیں ہوں. تحریک اب چل پڑی ہے اور اب نہ رکے گی نہ تھمے گی. ہاں اس وقت تھمے گی جب اس ملک پہ آئین کی بالادستی ہوگی. وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا ہے کہ آج 9 جماعتوں کے لوگ عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ لوگ پچھلے 40 سال سے ملک میں حکومت کر رہے. انہوں نے کہا یہ وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے اداروں کو مضبوط کرنے کے بجائے ترمیم سے خود کو امیر المومنین بنایا. یہ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. عمران خان نے ان کی پارٹنرشپ توڑی تو ان کو ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت کا خیال آیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پچھلے 40 سے 50 سال تک اس ملک پہ حکومت کرتے رہے ہیں. یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کی تشریح اپنے انٹرسٹ کے مطابق کی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو میجورٹی بھی ملی, 2/3 میجورٹی بھی ملی. اس وقت یہ کہاں تھے جب بجائے اس کے کہ وہ عوام کے فائدے کے لیے کوئی ترامیم کرتے, کچھ اداروں کو مضبوط کرتے, انہوں نے اپنے لیے ایک 15ویں ترمیم کے ذریعے اپنے آپ کو امیر المومنین بنانے کا پلان بنایا. ان کی سوچ ہی جمہوری نہیں, ان کی سوچ آمیرانہ ہے. وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. جلسے میں صرف 18 سے 20 ہزار افراد نے شرکت کی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا. اپوزیشن کو سمجھ جانا چاہیے ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں. فواد چودھری نے کہا کہ جلسے میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کی گئی, حکومت کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے, خالی کرسیوں سے خطاب کیا. وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت نے PDM جلسے میں عوام کو پوری سہولتیں دی. PTI کے سینیٹر فیصل جاوید نے اپوزیشن سے کہا ہے کہ آئندہ اگر جلسے کرنے ہوں تو ہم سے مشورہ کر لیں. نون لیگ نے پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ کر دیا. انہوں نے کہا کہ دسمبر تو کیا ہم نے اکتوبر بھی دیکھ لیا. بہتر تھا کہ اپوزیشن والے اپنے ڈرائنگ روم سے پریس کانفرنس کر دیتے. یقین کیجئے ہمیں آپ پر ترس آ رہا ہے. فیصل جاوید جلسے میں تھوڑے بہت لوگ آئے اور وہ بتیاں دیکھنے آئے تھے. جیسے ہی خطابات شروع ہوئے لوگ واپس چلے گئے. انہوں نے مزید کہا کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا. 3 سال بعد دوبارہ کوشش کریں گے. معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ ہم ملکی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 11 جماعتوں نے اسٹیڈیم بھر کے کون سا کارنامہ سر انجام دیا. انہوں نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے مل کر ملک کو لوٹا. انہوں نے کپڑے بھی کرپشن کے پیسوں سے پہنے ہیں. اگر انہوں نے عوام کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر لیتے. معاون خصوصی نے مزید کہا کہ سابق حکمرانوں نے ملک کو سنگ زدہ کر دیا ہے. سارے چور رل مل کر عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے گجرانوالہ جلسے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جلسے نے ثابت کیا اپوزیشن ملک اور ملکی اداروں سے مخلص نہیں. نواز شریف نے آرمی چیف اور دیگر شخصیات کے خلاف بغض اگلا. انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مریم اور بلاول کی تقریر کے بعد ان کے ورکرز گھروں کو چلے گئے. مولانا خالی گراؤنڈ کو عوام کا سمندر سمجھ رہے تھے. بی بی مریم کو اب گھر میں آرام کرنا چاہیے. بلاول کو مشورہ دیتے ہوئے راجہ بشارت نے کہا کہ سندھ کے بے حال عوام پر توجہ دو ورنہ یہ بھی ہاتھ سے گیا. صوبائی وزیر قانون نے مزید کہا کہ مایوس عناصر صبر و شکر سے 3 سال اور انتظار کریں. مشترکہ جلسے عمران خان کی حکومت پر مہر اعتماد ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں اپوزیشن کے سیاسی شو کی حدت لندن تک بھی پہنچ گئی. نواز شریف کی رہائش گاہ کے سامنے PTI اور نون لیگ کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے. ایک دوسرے کی قیادت کے خلاف نعرے بازی کی. حکومت مخالف تحریک کے اثرات ملک کے باہر بھی پہنچ گئے. برطانوی دارالحکومت میں واقع پارک لین میں تحریک انصاف کے کارکنان نے نواز شریف کے خلاف احتجاج کیا. قیادت کے خلاف مظاہرہ کرتے دیکھ کر مسلم لیگ نون کے کارکنان بھی پہنچے.
लंदन में वाक़ई एवन फील्ड हाउस के सामने तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नवाज शरीफ के खिलाफ एहतजाज किया। कारकुनों ने रुकन सूबाई असेंबली जलील शरकपुरी की तस्वीर भी उठा रखी थी। हसन नवाज के दफ्तर के बाहर नून लीग और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। दोनों फरीकैन के दरमियान कशीदगी बढ़ी तो बरतानवी पुलिस एवन फील्ड के बाहर पहुँच गयी और मुजाहिरीन को दूर करके समाजी फासला बरकरार रखने की हिदायत की। अपोजिशन इत्तेहाद के जलसे ने सियासी दर्जा हरारत बढ़ा दिया। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान से चले गए। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत हुआ तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी शिरकत की। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अराकीन ने नशस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज किया और स्पीकर चुप कराते रह गए, लेकिन अराकीन खामोश नहीं हुए। अपोजिशन अरकान असेंबली ने आटा चीनी चोर की सरकार नहीं चलेगी और इमरान खान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने बैनर्स भी उठा रखे थे। ऐवान की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल शोर शराबा करते रहे। हुकूमती अराकीन और अपोजिशन अराकीन ऐवान में आमने सामने आ गए और स्पीकर कौमी असम्बली ने हंगामाराई के बाइस इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान से चले गए, जिस पर अपोजिशन अराकीन ने वो भागा के नारे लगाए। वज़ीर आज़म के नोटिस काम आए न हुकूमती मशीनरी कुछ कर पाई। बढ़ती महंगाई ने अवाम के 14 तबके रोशन कर दिए। नए पाकिस्तान में महंगाई का तूफान, अवाम हैरान और परेशान। मुनाफाखोरों को लगाम डालने के दावे तो बहुत हुए, मगर तब्दीली की उम्मीद लगाए अवाम के हिस्से में अशियाए खुरनोश के तब्दील होते दाम ही आए। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.45% इजाफा रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद गरानी की मजमूई शरह 9.2% की सतह तक जा पहुंची। महकमे शुमारियात के आदाद और शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते मुर्गी का गोश्त 26 रुपए फी किलो, अंडे 9 रुपए फी दर्जन महंगे हो गए, टमाटर 4 रुपए, चीनी 2 रुपए फी किलो महंगी हुई, दालें, कुकिंग ऑयल, ताज़ा दूध, दही, साबुन, चाय की पत्ती, हत्ता के माचिस के दाम भी बढ़ गए। आवाम पूछते हैं कि आखिर महंगाई का तूफान थमेगा कैसे? मुनाफाखोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के दावों से आगे बढ़कर अमली इक़दाम कब होगा? चीनी, आटा, सब्जियों और फल के बाद बारी है गोश्त की। इस्लामाबाद में चिकन, बीफ और मटन सब महंगा हो गया। तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। जबकि महंगाई की चक्की में पेशी अवाम की मुश्किलात हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रही। कोई ऐसी सब्जी नहीं जो कि 100 से कम हो और कोई ऐसा फल नहीं जो कि 150 से कम हो। अब बारी है गोश्त की, जिसमें खातिर खा इजाफा जारी है और एक हफ्ते के दौरान जो बकर गोश्त है उसकी कीमत में 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो चुका। और अब ये कहना भी जो है बिल्कुल मानी खेज होगा, ये कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि कोई ऐसा गोश्त नहीं जो कि 190 से कम हो, क्योंकि साफ़ी जो मुर्गी का गोश्त है किलो वो 190 रुपए तक पहुँच चुका है। इस तरह जो साफ़ी गोश्त के हवाले से देखा जाए तो 300 से 330 तक जो है बिक रहा है। इसी तरह जो बीफ गोश्त के हवाले से देखा जाए तो हड्डी वाला बीफ जो गोश्त है उसकी कीमत 550 तक जा पहुंची है और इसी तरह अब गैर हड्डी वाला जो बीफ गोश्त है वो 650 तक का है। और इसी तरह अगर देखा जाए मछली के हवाले से, जो कि शायद आप सोच रहे होंगे कि वो उसमें कुछ कमी आई है, उसमें भी इजाफा जारी है। अगर काला राऊ जो मछली की टाइप है उसकी कीमत के हवाले से देखा जाए तो उसकी कीमत में अब भी इजाफे के बाद वो 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। और सब्जी की पहले सब्जियों की बारी आई, उसके बाद फिर फल की और अब गोश्त की बारी है और उसमें भी इजाफा जो है। सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। और अब आपको बताएं कि हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में मुजरे सेहत और प्रेशर वाले गोश्त के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे जान सैफ अली। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर सफदर अली बुग्यो की हिदायत पर तलका लतीफ़ाबाद मीट सेक्शन के इंचार्ज वसीम अहमद जई का मुख्तलिफ इलाकों में मुजरे सेहत व प्रेशर वाले गोश्त के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। कार्रवाई के दौरान गोश्त की दुकानों से मुजरे सेहत व प्रेशर गोश्त 8 मन को तहवील में लेकर ज़ाया कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया इंतजामिया मोहसिन शेख और वसीम अहमद जई ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरियों को अच्छा और मयारी गोश्त की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने हुक्म किया हुआ उसके मुताबिक ये कार्रवाई हो रही है और ऐसा कोई गोश्त या ऐसी कोई चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि जहाँ से भी हमें इतला मिली तो हम इसके ऊपर अपना कंट्रोल करेंगे। कानून ने मिसबा खाने में जो गोश्त कट रहा है उस पर कार्रवाई की है
और तकरीबन 2 भैंसें हमने जो है अपने कब्जे में ली हैं। ये कार्रवाई मजीद जब तक ये हरकतें करते रहेंगे, पानी वाला गोश्त बेचते रहेंगे, जारी रहेगी और इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सफदर अली बुग्यो की हिदायत पर गैर कानूनी मसबाखानों और मुजर सेहत गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। कैमरामैन मानी पठान के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। अशाए खुरनोश की अदम दस्तयाबी और कीमतों में इजाफे ने गरीब को जीते जी मार दिया। रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। कहते हैं अंधा क्या मांगे 2 आंखें, और गरीब बेचारा तो जीने का सामान ही ढूंढेगा। चीनी, घी, आटा ढूंढते ढूंढते शहर की खाक छानने पर भी गरीब को यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया नहीं मिलती। चीनी के लिए स्टोर पे डेली आते हैं, यूटिलिटी स्टोरों में मुल्तान के सारे शहर चक्कर लगाते हैं, कहीं भी नहीं है चीनी। और बाकी दुकानों पे जाओ तो उधर 100 रुपए, 95 रुपए, 97 रुपए ये रेट है, यहाँ है नहीं चीनी। मार्केट से चंद रुपए कम की आस लिए गरीब तबका एक से दूसरे यूटिलिटी स्टोर पर जाता है, लेकिन अशियाए जरूरिया की फराहमी ना होने से मायूस लौट आता है। हम जलीलो खबार हो रहे हैं। खान साहब की हुकूमत ने कहा था कि हर चीज़ की रिलीफ मिलेगी, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हमें रिलीफ मिली नहीं। खान साहब कह रहे थे कि हम नौकरियां देंगे, नौकरियां लोगों की जा रही हैं। कमर तोड़ महंगाई के बाद अशियाए खुर्दोनोश में होश रुपा इजाफा ने गरीब आवाम को जीते जी मार दिया है। महंगाई कम या खत्म होने की ख्वाहिश तो सबकी है, लेकिन गरीब बेचारे के नसीबों में सिर्फ दुहाइयां देना ही रह गया है। यूटिलिटी स्टोर पर रोजमर्रा अशिया की कीमतें में इजाफा हो चुका है, जबकि आटा, घी और चीनी दस्तयाब ही नहीं। आवाम का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की फराहमी मुमकिन की जाए। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। 2 साल के दौरान सरकारी इदारों को 10 खरब 14 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 19 इदारों की निजकारी का मंसूबा बनाया गया। कोरोना के बायस चरह नमू -0.4% की सतह पर आ गई। वजारत खजाना ने मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल ऐवान बाला के इजलास में पेश कर दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास। वक्फा सवालात के दौरान वजारत खजाना ने गुज़श्ता 2 साल में सरकारी इदारों के खसारे की तफसीलात पेश कर दी। 2 सालों के दौरान सरकारी इदारों को 10 खरब 14 अरब का बड़ा नुकसान हुआ। वजारत खजाना ने तहरीरी जवाब में बताया कि 2 साल के दौरान सरकारी इदारों को 10 अरब 14 अरब से जायद का नुकसान हुआ है। माली साल 2018-17 में 5 खरब 63 अरब 28 करोड़ का नुकसान हुआ था, जबकि 2018-19 में 4 खरब 50 अरब 84 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ। गुज़श्ता साल सरकारी इदारों के मजमूई खसारे में 20% कमी आई। वजारत खजाना ने हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल इदारों की तफसीलात भी ईवान में पेश करते हुए बताया कि 19 इदारे निजकारी की फहरिस्त में शामिल हैं और 14 सरकारी इदारों की निजकारी का अमल जारी है। इनमें ब्लॉकी पावर प्लांट, हवेली बहादुर शाह, SME बैंक, फर्स्ट वुमेन बैंक, सर्विस इंटरनेशनल, होटल रोजवेल्ट, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, स्टील मिल्स, हैवी इलेक्ट्रिक कम्प्लेक्स, जिनाह कन्वेंशन सेंटर और ऑयल एंड गैस के इदारे शामिल हैं। वजारत खजाना ने कोरोना से मुल्क की मईशत को नुकसानात की तफसीलात भी ईवान में पेश करते हुए बताया कि कोरोना के बायस GDP की शरह 2% तक गिर गई और 2.4% से कम होकर -0.4% की सतह पर आ चुकी। बजट खसारे में भी 1% का इजाफा हुआ और खसारा 7.5% की बजाय 8.1% तक रहा, जबकि पाकिस्तानी बरामदात के हदफ में भी कमी आई है और FBR को टैक्स रेवेन्यू में 809 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ रहा है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार में बेहतरी सालाना बुनियादों पर 3.6% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की जानिब से माली साल के 2 माह के दौरान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार के आदाद शुमार जारी कर दिए गए। बड़ी सनतों की पैदावार पर से कोरोना वार के खतरे के असरात ढलने लगे। अगस्त के दौरान पैदावार में इजाफा हुआ। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2020 के दौरान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावारी सलाहियत 1.19% तक बढ़ गई, जबकि अगस्त के दौरान लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार जुलाई 2020 की निस्बत कम रही। जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार जुलाई की निस्बत 6.7% कम रही, जबकि टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स की पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी दस्तावेज के मुताबिक सालाना बुनियादों पर टेक्सटाइल की पैदावार में 0.53% इजाफा हुआ, जबकि तंबाकू, ब्योरजीज और खुराक के शोबे की पैदावारी सलाहियत 2.2% तक बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर फार्मास्यूटिकल की पैदावार में 0.75% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुछ शोबों में कमी का रुझान भी जारी है।
ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق آٹو موبائل سیکٹر کی پیداوار میں اگست کے دوران بھی 1.14% کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ لوہے اور اسٹیل کی پیداوار میں سالانہ بنیادوں پر 0.46% تک کمی ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق فرٹیلائزر سیکٹر کی پیداوار میں بھی سالانہ بنیادوں پر 0.6%، جبکہ الیکٹرانکس کے شعبے میں سالانہ بنیادوں پر 0.60% کمی واقع ہوئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق لیدر اور لکڑی کے شعبے میں بھی کمی کا رجحان برقرار ہے۔ کامران چوہدری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ سچ نیوز بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کراچی میں کورونا کے وار بے قابو ہو گئے، جناح اسپتال کے ڈاکٹر عثمان وائرس کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں کورونا کے وار بے قابو، جناح اسپتال کے ڈاکٹر عثمان کورونا وار کا شکار ہو کر جاں بحق ہو گئے۔ ڈاکٹر عثمان گزشتہ کئی روز سے کورونا کا شکار تھے۔ مزید جانتے ہیں اشرف سولنگی سے۔ جی اشرف۔ جی بالکل، ڈائریکٹر جناح سیمی جمالی نے یہ تصدیق کی ہے کہ ڈاکٹر عثمان کورونا کے باعث جاں بحق ہو گئے ہیں اور وہ کئی روز سے کورونا وائرس کا شکار ہو گئے تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے، لیکن آج وہ جو ہے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان جو ہے گزشتہ کئی برسوں سے جناح اسپتال میں اپنی ذمہ داریاں دے رہے تھے اور اپنی جو اب ڈیوٹی تھی وہ سر انجام دے رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ کورونا کا شکار ہو گئے، جس کے باعث آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق ڈاکٹر عثمان ایک اچھے ڈاکٹر تھے اور کئی برس سے جناح اسپتال میں جو ہے اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ جی صحیح، بہت شکریہ اشرف سولنگی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار بہادر گوٹ میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ مقتول کی شناخت 25 سالہ شاہد خان کے نام سے ہوئی ہے۔ کراچی گلشن معمار بہادر گوٹ میں فائرنگ، ایک شخص قتل۔ مزید جانیں گے شاہد اعجاز سے۔ جی شاہد۔ جی بالکل، کراچی کے اندر جو گلشن معمار میں جو فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا، جس کے بعد جو ہے گلشن معمار بہادر گوٹ کے اندر جو ہے فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا۔ ہلاک ہونے والے شخص کی جو شناخت جو ہے 25 سالہ شاہد خان کے نام سے کر لی گئی تھی اور مقتول کی لاش کو جو ضبطہ کارروائی کی گئی جو ہے باقی شہر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جی بہت شکریہ شاہد اعجاز، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی میں موسم تبدیل ہو گیا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال جانیں گے اشرف سولنگی سے۔ اشرف، کیسا موسم ہے آج کراچی کا؟ جی دیکھیں، آج کراچی میں جو موسم ہے انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ ہلکے ہلکے کہیں کہیں بادل چھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے موسم انتہائی خوشگوار ہوتا جا رہا ہے، جبکہ درجہ حرارت میں بھی آج کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے بعد شہر کا موسم مزید تبدیل ہو جائے گا اور درجہ حرارت جو ہے کم سے کم ریکارڈ کیا جائے گا، اور آج کے لیے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 35 اور 36 کے درمیان رہے گا، جو کہ اس وقت درجہ حرارت کراچی کا اگر ہم بات کریں تو تقریباً 26 سے 27 سینٹی گریڈ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے، اور آئندہ چند گھنٹوں کے بعد اس درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا، لیکن موسم جو ہے انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے اور خاص طور پر آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کا موسم اچھا ہوتا جا رہا ہے اور شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں، کیونکہ کراچی میں زیادہ تر گرمی کی وجہ سے شہری پریشان تھے۔ اب موسم تبدیل ہو رہا ہے تو ان کی جو خوشیوں میں اور ان کی جو تکلیفیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور خوشیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر جو تفریح کے لیے مختلف پارکس جاتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، تو ان کے لیے یہ موسم انتہائی اچھا ثابت ہوگا۔ جی صحیح، بہت شکریہ اشرف سولنگی۔ کراچی میں رضویہ پولیس نے انٹیلیجنس بیس پر کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل لفٹر کو گرفتار کر لیا، جس سے چوری شدہ موٹر سائیکل اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل چوری کی تھی۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ساتھی ملزم بابر عرف میکینک کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں رضویہ پولیس نے انٹیلیجنس بیس پر کارروائی کر کے موٹر سائیکل لفٹر گرفتار کر لیا، جس سے چوری شدہ موٹر سائیکل اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم نے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل چوری کی تھی۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ ساتھی ملزم بابر عرف مکینک کی تلاش جاری ہے۔
कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई, जिससे कार में सवार एक मर्द और 2 खवातीन जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बाइक सवार को बचाते हुए पेश आया, जिसके बायस कार मुकम्मल तबाह हो गई। कराची में कारसाज रोड पर तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई, जिससे कार में सवार एक मर्द और 2 खवातीन जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बाइक सवार को बचाते हुए पेश आया, जिसके बायस कार मुकम्मल तबाह हो गई। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डी चौक इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना चौथे रोज भी जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स कहती हैं 7 मुतालिबात आईनी और कानूनी हैं, एक मुतालिबे से भी पीछे नहीं हटेंगी। पंजाब भर से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स का डी चौक इस्लामाबाद धरना जारी है। हुकूमत ने नोटिस लेकर कमेटी भी बनाई, जो तहफ़्फ़ुज़ात जानने के लिए धरने में न पहुंच सकी और न एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की शुरा से बात बन पाई। शुरा का कहना है महंगाई हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही और कर्जे लिए जा रहे हैं। अगर हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ानी तो हम इस मुश्किल हालात में गुजर बसर कैसे करेंगी। मरकजी सदर डॉक्टर रुखसाना अनवर कहती हैं 7 मुतालबात हमारा हक है, जिससे दस्तबरदार होने वाली नहीं। कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जिस पर लचक दिखाएं, सारे जेन्युइन मुतालबात हैं, सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। हम अपने किसी मुतालबे से, किसी हक से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं। एहतजाजी लेडी हेल्थ वर्कर्स कहती हैं डेंगू और पोलियो की मुहिम हम करें और पैसे खाएं अफसर, अब ऐसा नहीं चलेगा। डर हम में नहीं है, क्योंकि रोज रोज मरने से बेहतर है कि बंदा। कराची समेत सिंध भर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबात मंजूर न होने के खिलाफ एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स के एहतजाज के बाद सूबे भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज भी बंद होने से मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंगी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 4 रोज से ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और उनका मुतालबा है कि उनके जो मुतालबात हैं कोरोना वायरस की ड्यूटी के दौरान जो अलाउंसेज हैं वो बंद किए गए हैं, वो फौरी तौर पर बहाल किए जाएं, जबकि सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से भी उनके मुतालबात नहीं शामिल हैं। आज तकरीबन 5वां रोज है और एहतजाज इनका जारी है। उनका कहना है जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं होते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। जबकि दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताऊं कि डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस सिंध भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज भी बंद है और उनका भी बाइकाट किया गया है, जिसकी वजह से जो मरीज हैं उनको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर जो दूर दराज से जना अस्पताल या सिविल अस्पताल या दीगर कराची के जो सरकारी बड़े अस्पताल है वहाँ आ रहे हैं, उनको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल डॉक्टर्स के मुतालबात जो हैं वो मंजूर नहीं किए गए, जिसकी वजह से खास तौर पर डॉक्टर्स और मरीजों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी, आप अपडेट कर रहे थे। खबर दें आपको, नैब हाफिज हंगामा राय केस राना सनाउल्लाह और मोहम्मद सफदर समेत लीगी अरकान की अबूरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। अहम पेशरफ्त हुई है। नैब हाफिज हंगामा राय केस में राना सनाउल्लाह और मोहम्मद सफदर समेत लीगी अरकान की अबूरी जमानत में 20 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खुराक के आलमी दिन के मुनासबत से अपना पैगाम देते हुए कहा, ग़िज़ाई क़िल्लत के खात्मे के लिए बुनियादी मसाइल का हल तलाश करना होगा। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का कहना है कि कोरोना लोगों की जिंदगियों को तबाह करने के सबब बन रहे हैं, जबकि वबाई अमराज की वजह से पैदा होने वाली आलमी मुआशी सुस्त रवी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मुतासर कर रही है। लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी में इजाफा हुआ, स्कूल्स और होटल्स की बंदिश से पैदा होने वाली खुराक की तलब में रद्दोबदल, आलमी मंडियों को मुसलसल रुकावटों का सामना है। सबसे ज्यादा मुतासर गरीब और कमजोर तबका हुआ है। उनका कहना था कि ग़िज़ाई क़िल्लत से मुतासरा अफराद की तादाद 2030 तक 840 मिलियन से तजावुज कर जाएगी। बोले चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि बुनियादी मसाइल का हल तलाश किया जाए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जंग जारी। आर्मीनिया की जानिब से मिसाइल हमले में आज़रबाईजान के 5 अफराद हलाक और 35 शदीद जख्मी हो गए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान सरहदी तनाज़े पर जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के शहर गेंजा पर मिसाइल हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 35 शदीद जख्मी हो गए, जबकि कई घर मलबे का ढेर बन गए। आर्मीनिया आज़रबाईजान तनाज़े पर सलामती काउंसिल ने इजलास तलब कर लिया। नगोर्नो काराबाग खित्ते में जारी जंग पर तबादले ख्याल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास पीर को होगा।
फास्ट बाउलर उमर गुल ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। क्रिकेट को खैराबाद करते हुए आप दीदा भी हुए। शायकीन, कोचेस, सीनियर स्टाफ सबका शुक्रिया अदा किया। उमर गुल ने कहा है कि मैं क्रिकेट छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन ये फैसला करना होता है। मेरे से पहले लेजेंडर क्रिकेटर्स ने भी क्रिकेट को खैराबाद कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट का बहुत टैलेंट मौजूद है। मेरी सब क्रिकेटर्स को नसीहत है कि सिर्फ खेल को तरजीह दें। मुसलमानों का अकीदा है कि अगर आप मेहनत करें तो अल्लाह ताला आपको सिला भी देता है। फास्ट बॉलर ने करियर में 47 टेस्ट, 130 एक रोजा और 7 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने 20 साल करियर में 900 से ज्यादा विकेटें हासिल की। उमर गुल ने टेस्ट क्रिकेट में 163 विकेटें हासिल की, वनडे में 179 शिकार की और T20 में 85 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। दिखते रहिए सच।